स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ वो अनटच्ड पोर्शन जो हम नहीं जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बातें जो हम सुनते तो हैं लेकिन काफ़ी दिन बाद तक हम उसका अर्थ नहीं जान पाते हैं। आज सारे एटॉमिक, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, सारे एक्सेप्शन की बात एक वीडियो में करने वाले हैं। जबरदस्त वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। केमिस्ट्री पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, जानने वाले सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास का बच्चा देख सकता है। ठीक है, आइए शुरू करें। देखो बच्चों, पहली बात मैं ये करता हूं कि अगर हम हीलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, और अगर एटॉमिक नंबर 2 है बेटा तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। और हमने ये पढ़ रखा है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है वो s ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मतलब हीलियम को s ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाना चाहिए, लेकिन इसको p ब्लॉक में रख दिया गया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान और रेडान। अब बात यह है S ब्लॉक के एलिमेंट को P ब्लॉक में क्यों रखा गया, ये पहला एक्सेप्शन हो गया। तो देख बेटा, ऐसा है कि P ब्लॉक को ग्रुप 18 में इन एलिमेंट को रखा गया है और हीलियम को हमने उनके साथ रखा है जिनकी बैलेंसी कंप्लीट है, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन फिर प्रश्न आएगा, सर हीलियम का कहां से ऑक्टेट कंप्लीट है? तो सुनो, दो लोगों को छूट है। हीलियम और हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है। इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इनकी बैलेंसी पूरी। लीजिए, फिर एक प्रश्न आ गया, अच्छा सर इनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाते तो क्यों बैलेंसी पूरी होती है? दरअसल इनके पास एक ही सेल होता है K, एक ही सेल होता है K, और K पूरा भर जाता है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अरे हम जानते हैं ना KLMN2 8 18 32, हमको पता है ना। तो K पूरा फिलअप हो जाता है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा पहला एक्सेप्शन। अब चलिए देखिए, बात करते हैं अपने दूसरे एक्सेप्शन की और हम आ जाते हैं अबाउट D ऑर्बिटल। देख बेटा, हम ये जानते हैं कि D के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। एक का नाम है DXY, एक का नाम DYZ, एक का नाम DZX, DX2, Y2 और DZ2। हमने पढ़ रखा है कि D ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल होता है। D ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल होता है, लेकिन आपको बताऊं DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 इनका तो शेप डबल डंबल होता है, लेकिन DZ2 D ऑर्बिटल होने के बाद भी डबल डंबल शेप नहीं रखता। डबल डंबल शेप नहीं रखता। इसका शेप वही होता है जब बचपन में बच्चे दांत निकलता है तो एक मुठिया होती है, उसको चूसने के रूप में यूज करते हैं। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा। मतलब DZ2 हैव नो डबल डंबल शेप, इसका कोई डबल डंबल शेप नहीं होता। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अपने एक्सेप्शन नंबर 3 पर। और एक्सेप्शन नंबर 3 पर मैं बात करता हूं शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि एक्सेप्शन के साथ साथ मैं आपको वो बातें भी वीडियो में बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, यस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है ना? क्यों होता है? व्हाई द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। ठीक है, चकमा खा गए। आइए देखते हैं। दरअसल बेटा होता क्या है, जब हमने s ऑर्बिटल में, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, तो जब हम इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकले s ऑर्बिटल में, जब हम इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकले तो हमने देखा कि इसके इर्द गिर्द ऐसे इलेक्ट्रॉन थे अराउंड में, और ऐसे इलेक्ट्रॉन थे। मतलब जब हम s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकले तो इलेक्ट्रॉन ढूंढने के बाद, जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो टीचर हमको स्पेलिंग में ऐसे बनाता था ए, इस तरीके से ऐसे डॉटेड कर देता था और कहता था कि इसको आप डार्क करो।
तो जैसे हम डार्क करते थे हमको दिखता था कि अरे ये तो ए बन गया अल्फाबेट का। ऐसे ही जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन थे और मैं इसको ऐसे गोला किया तो मैंने देखा क्या कि इसका शेप कैसा हो गया, स्फेरिकल। तो शेप स्फेरिकल नहीं था, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन कैसी है बोलो, स्फेरिकल। ऐसे ही पी का होता है डंबल, ऐसे पी का होता है डंबल से सिंगल डंबल। तो क्या था, ये न्यूक्लियस था। जब मैं इधर इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकला तो नहीं मिला, जब मैं इधर इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकला तो नहीं मिला, इधर हमको इस डंबल शेप में क्या मिला बोलो, इलेक्ट्रॉन। तो पी का शेप क्या हो गया बोलो, डंबल हो गया। बात समझे ना, पी का शेप क्या हो गया, डंबल का शेप हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा, नॉट एक्सेप्शन, ये है दूसरी हमारी जानकारी की बात। ठीक है, अच्छा अब आइए तीसरे पार्ट पर आते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इन बातों को कहीं कॉपी पेन लेके लिखते भी चलिएगा। जितनी बातें बताऊंगा सब अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और, आपने ये पढ़ा होगा कि सबसेल होते हैं 4, एस पी डी और एफ। चलिए, इंपॉर्टेंट नॉट एक्सेप्शन, जानकारी चीज है। और आपने पढ़ा होगा सेल होती हैं 4 के एल एम एन। ठीक, क्या आपने कभी सोचा है कि ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट में इनको के एल एम एन ही मिला था? ए बी सी डी ई एफ जी एस से क्यों नहीं शुरू किए? इनका नाम के एल एम एन क्यों रखा गया? तो बेटा ऐसा है कि के एक वर्ड से आया जिसका नाम होता है कर्नेल। कर्नेल के एक वर्ड से आया जिसका नाम होता है कर्नेल। तो कर्नेल से उठा लिए के, फिर के रिस्पेक्ट में एल एम एन, और सुनिए के एल एम एन ही नहीं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, बहुत सारी सेल्स होती हैं। के एल एम एन ही 4 सेल नहीं होता। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी होती जाएगी हमारे सेल्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा अब आइए इस पर, ये है सबसेल, ये है सबसेल, सबसेल, और सबसेल का नाम है एस पी डी और एफ। अब मामला ये है कि आखिर इसका नाम एस पी डी एफ क्यों पड़ा? तो अच्छा इसके पीछे रीजन है। एस एक वर्ड से आया है बेटा जिसको बोलते हैं शार्प, पी एक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और डी एक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं डिफ्यूज, और एक एफ वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल। ये स्पेक्ट्रल लाइन है एस पी डी एफ। और एक चीज बताऊं, एस पी डी एफ के आगे एक जी सेल का भी जिक्र एनसीईआरटी ने किया है, और जी इज ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड जनरेटेड। कहां से आया? जनरेटेड से आया है। जी कहां से आया? जनरेटेड से आया है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात बेटा क्या है कि हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं आप बाउज प्रिंसिपल, आप बाउज प्रिंसिपल। ठीक है, बिल्कुल आप बाउज प्रिंसिपल। अच्छा लिखा तो ऐसा होता है जैसे लगता है कि आप बाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने कोई प्रिंसिपल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? आप बाउज प्रिंसिपल। लेकिन सही बात है कि आप बाऊ इज नॉट अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दिस इज द जर्मन वर्ड। ये एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड, टू मेक, कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर आते हैं। हमने एक पढ़ रखा है पाउली एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अरे तो डायरेक्ट पाउली प्रिंसिपल कहते ना, ये एक्सक्लूजन उजन का क्या मतलब होता है? हिंदी में बोलते हैं अपवर्जन। ठीक है, ये एक्सक्लूजन का क्या मीनिंग है बेटा? देखो जब हम ऑर्बिटल बनाते हैं तो पाउली ने ये बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सिमिलर नहीं हो सकती है। ठीक है, आखिर ये एक्सक्लूजन वर्ड का क्या मतलब है? एक्सक्लूजन वर्ड का मतलब है कि पाउली ने अपने रूल में ये बोला था कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अपवर्जन का हिंदी में अर्थ होता विरोध, अपोज। नो थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इनटू द एनी ऑर्बिटल, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में नहीं आएगा। सो दिस इज नोन एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा बीच में ही वीडियो को रोको, कहता हूं कि अगर आपको वीडियो से अच्छी जानकारी मिलती हो तो प्लीज
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करिए। ठीक है, चलिए अगले बात पर आते हैं। अगले बात पर बेटा आते हैं और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सेप्शन क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29। जनरली लोग बोलते हैं कि क्रोमियम 24 कॉपर 29 क्या है, बोलो एक्सेप्शन है। दरअसल बेटा यही दोनों एक्सेप्शन नहीं है। पैलेडियम 46 पूरा तुम्हारा यह ब्लॉक मतलब 58, 59, 60 सब एक्सेप्शन पे ही काम करता है। दरअसल ये एक्सेप्शन है नहीं, यहां पर एक रूल काम करता है, बताऊंगा आपको। अगर मैं क्रोमियम 24 का कॉन्फ़िगरेशन करूं तो लास्ट सेल होता है 4s2 3d4, लेकिन आप ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा 4s1 3d5, 4s1 3d5। लोग जानते होंगे कि सर ये तो मैं जानता हूं क्रोमियम 24 कॉपर 29 क्यों होता है, लेकिन पूरा वीडियो देखो। अभी मैं एक बड़ी बात पूछने वाला हूं तुमसे, फिर देखूंगा उसका आंसर आपको आता कि नहीं। 4s2 3d4, 4s1 3d5। दरअसल हुआ क्या, s ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में मैंने भर दिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और आप जानते हो कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। तो दरअसल ये d ऑर्बिटल अपने स्टेबिलिटी से 1 इलेक्ट्रॉन दूर है। तो यहां था 4s2 3d4, तो इसने इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ताकि ये स्टेबल हो जाए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, ये स्टेबल हो गया, तो ये बन गया बेटा 4s1 3d5। लेकिन एक बात का याद रखो, दुनिया में हर आदमी ये काम नहीं कर सकता कि बगल वालों से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस अगर कम होगा तभी वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इनमें हो गया 5, इनमें हो गया 1, तो ये हो गया स्टेबल। ये अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए इस तरीके का एक्सेप्शन करते हैं। लेकिन अगर मैं कार्बन 6 लिख दूं और मैं लिखूं 1s2 2s2 2p2, बोलो यही तो होता है। तो अगर मैं 2s2 के बाद 2p2 लिखूं और s में मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखूं और p में मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखूं, ऐसा देखो तो ये भी तो हो सकता है ना कि इनका इलेक्ट्रॉन भी इनमें चला जाए। ऐसा ही तो हो रहा है ना, जैसे s का इलेक्ट्रॉन p में गया था, s का इलेक्ट्रॉन d में गया था, ऐसे इनका भी इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए और इसमें चला जाएगा, तो ये भी एक्सेप्शन होने चाहिए। लेकिन कार्बन एक्सेप्शन नहीं होता, क्यों? इसी की बात मैं कर रहा था कि रुको अभी एक बड़ी बात करने वाला हूं। कार्बन एक्सेप्शन क्यों नहीं होता? तो बेटा ऐसा है कि थोड़ा हाई चीज है, हाई लेवल की। आप देखिएगा, मैं एक डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, इसकी बात सुनो। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा, तुम 20 के बाद मान लो 21, 22, 23, 25, 26, 27, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा उनके बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है। यही कारण है कि 22 के बाद आपको ज्यादा एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, या ब्लॉक में खूब देखने को मिलता है। कभी इनका इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिटल में, कभी इनका इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिटल में आसानी से जा रहा है। एनर्जी गैप इतना कम है, खटाखट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये है कार्बन, ये है क्रोमियम। कार्बन वाले में एटॉमिक नंबर कम तो एनर्जी गैप ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कूद के नहीं जा सकता। जाना चाहिए लेकिन जाएगा नहीं, और यहां कूद कर आसानी से चला जाता है। इसलिए ये लोग क्या होते हैं, एक्सेप्शन। ईमानदारी से बताइएगा कि ये सब बातें आपको पता थी कि नहीं पता थी? अगर नहीं पता है तो अभी वीडियो को और आगे तक देखिए और नई नई चीजें आपको पता लगने वाली हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं और फिर आगे बात करने वाले हैं। रोक दो बेटा। देखिए एक्सेप्शन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे एक्सेप्शन की सीरीज में एटॉमिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है बेटा, देखिए हम ये जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। लेकिन मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फिर 13 हो गया, 14 हो गया, इसके बीच में डी ब्लॉक, फिर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। इस हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि 17 ग्रुप का पहला मेंबर फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है।
अब क्यों छोटी होती है? अरे भाई लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज छोटी होगी छोटी होगी छोटी होगी। मैं ये बोलता हूं कि आखिर 18 ग्रुप के मेंबर को सबसे छोटी साइज में क्यों नहीं रखा जाता? अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे छोटी साइड इसकी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर अगर इंक्रीज कर रही है तो सबसे ज्यादा यहां करनी चाहिए। लेकिन नहीं, 18 ग्रुप की रेडियाई अचानक बढ़ती है, इन लोग से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें काम करता है वंडर वाल रेडियाई। क्या काम करती है? वंडर वाल रेडियाई। चलिए, ये तो लेफ्ट टू राइट था। सेकंड पर आते हैं। हम ये जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। बिल्कुल, हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। लेकिन बेटा अगर हम ग्रुप 13 में आ जाएं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो यहां क्या होता है? एल्युमिनियम से बड़ी रेडियाई गैलियम की होनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है। एल्युमिनियम की 143 पिकोमीटर और गैलियम की 135 पिकोमीटर, मतलब गैलियम की रेडियाई छोटी हो जाती है और एल्युमिनियम की रेडियाई बड़ी हो जाती है। ऐसा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। यहां पर काम करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिससे इसकी रेडियाई छोटी और इसकी रेडियाई बड़ी हो जाती है। देखिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जो कंसेप्ट हम जानते हैं वही कंसेप्ट कहीं कहीं पर नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसी एटॉमिक रेडियाई के कंसेप्ट की बात मैं डी ब्लॉक में कर लेता हूं। ठीक है, देखिए डी ब्लॉक की 3D सीरीज है बेटा, 4D सीरीज है और 5D सीरीज है। 3D सीरीज में हो गया स्कैंडियम, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, और जिंक के बाद इसमें होता है कैडमियम और इसमें होता है मरकरी। Cu के बाद होता है Ag के बाद होता है Au। मैं सब नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हो गया यट्रियम, यहां पर हो गया लैंथम। ठीक है, अब बात सुनो क्या बताने वाला हूं। देखिए, अगर मैं 3D सीरीज से 4D में आऊंगा, 3D सीरीज से अगर मैं 4D में आऊंगा, ठीक, ऐसे देखिए, अगर मैं 3D से 4D में आऊंगा, इसका मतलब मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं, और अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तो रेडियाई बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, 3D से 4D में आओगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, इसी रेशियो में अगर 4D से 5D में आओ, 4D से 5D में आओ, तो फिर भी एटॉमिक रेडियाई बढ़नी चाहिए। भाई अगर टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है तो 3D से 4D में करेगी, 4D से 5D में करेगी, लेकिन 4D से 5D आने पर एटॉमिक रेडियाई सिमिलर होती हैं, कोई फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि 5D सीरीज में वर्क करता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये वर्ड तुमको कहीं दिख जाए, इसका मतलब रेडियाई घटाना ही है। तो एक फैक्टर रेडियाई बढ़ाता है, एक घटाता है, तो ओवरऑल रेडियाई क्या हो जाती है? कांस्टेंट। बात समझे? अच्छा एक चीज और, इस 3D सीरीज में भी घोलमाल है। शुरुआत में सीरीज की रेडियाई डिक्रीज करती है, लीजिए लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है, बीच में रेडियाई कांस्टेंट हो जाती है, फिर लास्ट में थोड़ा सा क्या करती है? इंक्रीज करती है 3D सीरीज में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो कांस्टेंट शब्द है बेटा ना, ये जो कांस्टेंट वर्ड लगा है, इस कांस्टेंट वर्ड का मतलब एकदम बराबर नहीं कि इनका भी 7, इनका भी 7, इनका भी 7, इनका मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती ही करती है। जैसे मान लीजिए ये 7 है तो ये हो गया 6.9, ये हो गया 6 ऐसे डिक्रीज करती है, लेकिन एक एक छोटे छोटे पॉइंट को डिक्रीज करने को केमिस्ट्री सिमिलर मान लेती है, ऑलमोस्ट क्या मान लेती है? सिमिलर। ठीक है, तो देखिए ये कुछ एक्सेप्शंस जो डायरेक्ट एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड थे। अच्छा चीज और बताऊं, आप कभी बुक देखोगे तो जब ऊपर से 2-3 एलिमेंट को छोड़ के नीचे की ओर जाएंगे, जनरली एक ग्रुप में मान लो 5 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5,
तो ऊपर के 2 मेंबर को छोड़ने के बाद जो नीचे के 3 मेंबर होंगे, कहाँ के जो नीचे के 3 मेंबर होंगे, जनरली 80% उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है और उन सब की रेडियाई आपस में लगभग इक्वल होती। क्या उनकी रेडियाई आपस में लगभग इक्वल होती है, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी बात कि आखिर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देखिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं ठीक। अच्छा, अब बच्चों मैं एक बात करने वाला हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। आपने क्या पढ़ा है? लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, ग्रुप 15 है, ये ग्रुप 16 है। रूल ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इस हिसाब से 15 ग्रुप में पहला मेंबर है नाइट्रोजन और दूसरा मेंबर यहां पर क्या है, बोलो, ऑक्सीजन। तो रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चा इसकी ज्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है। अच्छा, बेरिलियम और बोरान है, ये ग्रुप 2 का मेंबर है, ठीक है, और ये ग्रुप 13 का मेंबर है। रूल के अकॉर्डिंग इनकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ज्यादा हो जाती है। लीजिए, लेफ्ट टू राइट का कंसेप्ट फेल हो जाता है। रीजन ये है कि नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा और हम जानते हैं, और बेरिलियम का करेंगे तो ये फुल फील्ड आएगा 1s2 वाला। और हम ये जानते हैं कि अगर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। इसलिए यहां भी लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट क्या होता है, बोलो, फेल हो जाता है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर 3D में आओ, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। इसको बोलते हैं 11 नंबर का ग्रुप 11, और इस ग्रुप का नाम होता है क्वाइनेज मेटल। इस ग्रुप का नाम होता है क्वाइनेज मेटल। इनमें उनको रखा गया है जिनसे सिक्के बनते हैं। क्या बनते हैं? सिक्के। कॉपर मतलब तांबा, सिल्वर मतलब चांदी और एयू मतलब गोल्ड। जब यहां के आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करेंगे तो इसकी सीरीज होती, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कॉपर की, कॉपर के बाद होती है एयू की, और एयू के बाद जो सीरीज आती है वो किसकी आ जाती है, बोलो, एजी की। मतलब ये सीरीज होती है। जबकि टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई, टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो इनकी सबसे ज्यादा, इनकी उससे कम, इसकी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा होती कॉपर की। कॉपर के बाद ये ना कि ये आ जाता है, क्योंकि यहां पर काम करता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और जहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा उसकी रेडियाई घट जाएगी, न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मैं ये समझ रहा हूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में 2 बातें जरूर आ रही होगी कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, आखिर ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कब लगेगा। तो इस पर मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं, 10 मिनट में क्लियर करूंगा कि आयनाइजेशन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं। अब आगे कुछ और एक्सेप्शंस पर आते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए, हमने एक सीरीज पढ़ी है आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान दीजिए, मैं किसी की डिफिनीशन या किसी के कंसेप्ट को नहीं बता रहा हूं, मैं केवल एक्सेप्शन और अलग अलग चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी या सुनने को मिलेंगी जो आप नहीं जानते हैं, उनसे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। तो अगर ग्रुप 17 के मेंबर में मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन बेटा सीरीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन न होकर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है। लीजिए, ऐसा आ गया। ऐसा क्यों होता है, सुनो जरा। ऐसा इसलिए होता है कि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है। देखो, टॉप टू बॉटम वाला कंसेप्ट यहां भी फेल हो जाएगा। इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन एक अंदर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, रिपल्सन करते हैं।
जिससे इसका जुड़ना कठिन हो जाता है। तो क्लोरीन कहता है कि यार हमको आगे आने दो, तुम पीछे जाओ, तुम्हारा ज़्यादा नाटक है, तुम इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ पा रहे हो, तो पहले नंबर पे हम ही को रहने दो, जब तुम अपने व्यवहार को अच्छा कर लोगे तब देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाती है, बोलो क्लोरीन की हो जाती है। अच्छा, ग्रुप 18 के मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। अच्छा, काहे 0 होती है? अरे भाई, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसने पूरा खाना खा लिया है, अब उसको और ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप उसको आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन देने या लेने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। इससे 0 ग्रुप के मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 18 ग्रुप के मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद बेटा एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, स्टार बना दे रहा हूँ, अच्छा कंसेप्ट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और अगर सोडियम सोडियम प्लस बनाता है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, बिल्कुल करेगा। तो अगर किसी से पूछो कि जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो बोलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? लोग कहते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। सर गलत, सुनो, ये जो नीचे लिखा रहता है दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन निकालने से ये कभी कम नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है, तो तुम यहां कम करके बता सकते हो कि मैंने इलेक्ट्रॉन का नंबर कम किया। बाकी रूल यही है कि जो यहां लिखा होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझे? चलिए, अच्छा, एक स्टार का कंसेप्ट और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। बस ये तो जानते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक पार्टिकल होता मेसान, ठीक है, न्यूट्रिनो, ढेर सारे पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन उनके मास बहुत ज्यादा होने के ना कारण हम केवल कंसीडर प्रोटॉन और किसको करते हैं, बोलो न्यूट्रॉन को। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। लीजिए, मैं तो कहता हूं इलेक्ट्रॉन पे प्लस भी होता है, कभी सुना है आपने? हाँ, तो मैं सुनाने के लिए मैं हूं ना। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस। लीजिए, मैं कह रहा हूं प्रोटॉन पे माइनस होता है। अरे ये क्या बता रहे हैं सर, प्रोटॉन पे प्लस, प्रोटॉन पे माइनस, इलेक्ट्रॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। जिस इलेक्ट्रॉन पर माइनस होगा उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, और जिस प्रोटॉन पर निगेटिव होगा उसको एंटी प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द एंटी प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? एंटी प्रोटॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो में इंटरेस्ट लग रहा हो तो लास्ट तक देखिएगा, मुझे लगता है कि काम भर की जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा, एक मामला आ जाता है बेटा आइसोटोप्स का, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ये जो ट्राइटियम होता है ना, ये जो ट्राइटियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है। जनरली आप रेडियो एक्टिव की डिफिनीशन में देखोगे कि जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर, इस पर मैंने एक शॉर्ट बनाया है, जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 83 हो, जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 83 हो, समझ लीजिए कि वो रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन इसका तो एक है एटॉमिक नंबर, हाँ, इसमें N/P के रेशियो में डिफरेंस होने की वजह से ये रेडियो एक्टिव होता है। कौन? टाइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अच्छा, चलिए, हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जनरली कोई पूछो यार लिक्विड कौन है, बोलेंगे मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है। क्या बोलेंगे? मरकरी लिक्विड होता है। लेकिन बेटा ऐसा है नहीं, पीरियोडिक टेबल में कई लोग लिक्विड होते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था गब्बर फिर कैसे मरेगा। गब्बर का मतलब गब्बर का GA, गब्बर, BR मतलब ब्रोमियम, गैलियम, ब्रोमियम, फ्रेंसियम, सीजियम और मरकरी। ठीक है, गब्बर फिर कैसे मरेगा, गैलियम, ब्रोमीन, फ्रेंसियम। अच्छा, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। और क्या बोलो? मरकरी। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड है, ये नॉन मेटल है और ये भी लिक्विड होते हैं। ये सब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की तरीके से बिहेव करते हैं। मरकरी के अलावा भी तमाम लिक्विड होते हैं। ठीक है, चलिए,
अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। अच्छा बेटा, ऐसा है कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं अमोनिया का, और मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं पिरिडीन का, मैं बना रहा हूं अमोनिया का और पिरिडीन का, ठीक है। अच्छा ऐसा। अब चलिए, अगर कोई पूछे इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड है 3 और लोन पेयर है 1, टोटल गिनती आएगी 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। बोलो sp3 होगा पक्का। इधर आओ, सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 और लोन पेयर है 1, यहां भी गिनती 4 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। लीजिए ये क्या बात है, अरे सर यहां 4 बताए तो sp3, जहां 4 बताए तो sp2 बोल रहे हैं। सुनो, जिसका लोन पेयर कंजुगेशन में चला जाएगा, डबल सिंगल डबल ऐसे चला गया कंजुगेशन में, वो लोन पेयर हमको नहीं मिलता, वो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो sp3 से क्या हो जाएगा, sp2, वो लोन पेयर हो, वो निगेटिव चार्ज हो, कुछ भी हो, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इस ब्रैकेट में स्टार लगाकर एक और एक्सेप्शन पर बात करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, बात सुनो। हमने ये देखा है कि अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊं, वाटर का, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा बना लेते हैं और लगता है कि एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा ऐसा, लेकिन होता नहीं है। इसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो इसको धक्का देके ऐसा बदल देते हैं और ये बी शेप्ड हो जाता है, और इसके बीच का एंगल नियर अबाउट 105 डिग्री का होता है। सेम कंडीशन अमोनिया पर भी अप्लाई होती है, सेम कंडीशन अमोनिया पर भी अप्लाई होती है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देखो, अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल को देखूं तो हमको ज्यादा बड़ा दिखता है, ज्यादा वाइड दिखता है, इसका बहुत कम दिखता है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि सर इसके बीच का एंगल देखने में तो कम लग रहा है लेकिन ज्यादा है, इनका देखने में ज्यादा लग रहा है लेकिन कम है, ऐसा क्यों? देख बेटा, जब इसका बॉन्ड नीचे आता है तो इन दोनों बॉन्ड में रिपल्सन होने लगता है और इसका एंगल बढ़ जाता है। केमिस्ट्री में किसी फिगर को देखकर आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं एंगल का। बायो नहीं है कि स्ट्रक्चर कौन सा हार्ट कहां बना है या लीवर कहां बना है, आप उसको बता देंगे कि अगर यहां लीवर बना है तो बोलेंगे यहां गलत है। तो बॉन्ड ही बनते हैं, वो कोई एथेंटिक डायग्राम नहीं होता, इसलिए उसके पीछे का कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगली बात मैं आपसे करने वाला हूं। हाँ, क्या आप, फिर एक स्टार लगाता हूं, क्या आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर? हाँ बिल्कुल, अगर किसी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका मतलब किसी के बीच पाए जाने वाले बॉन्ड की संख्या को ही नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स या 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर। यही क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा। लेकिन बेटा बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5 2.5 आता, लीजिए ये बड़ी चीज है, 1.5 बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया, 1.5 बॉन्ड बन गया। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, 2.5 बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये 2.5 और 1.5 बॉन्ड का क्या मतलब है? 2.5 और 1.5 बॉन्ड का मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि 2 बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन तीसरे बॉन्ड की तैयारी में होते हैं कि हम 3rd बॉन्ड बना ले, लेकिन बना नहीं पाते हैं। उसी तैयारी में ये 2.5 बॉन्ड निकल के आता है। क्या आता है? 1.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसका मतलब गलत नहीं है। इसका मतलब है कि तीसरा बॉन्ड बनाने की प्रिपरेशन में है, लगा हुआ है कि हम 3rd बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर एक पन्ने पर सारे लोग तैयार करते जाइए। ये वो वीडियो है जो आप किसी के सामने कोई भी टॉपिक रखेंगे तो एक बार आदमी सोचने को मजबूर हो जाएगा, बात समझे ना। तो मैंने इसको छांट के अलग लिखा है, लेकिन आप एक जगह समराइज कर लीजिए, सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं बात करने वाला हूं एक बात की। आप बोलो LiCl क्या है? Li पर प्लस, Cl पर माइनस। हाँ, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। लीजिए, तो सर एक्सेप्शन क्या है इसमें? लो, तुमको देगा और पूछेगा बताओ कोवैलेंट
कोवैलेंट नेचर LiCl और NaCl में किसका ज्यादा है? अच्छा, कंपाउंड दिया है आयनिक, नेचर पूछ रहा है कोवैलेंट, बिल्कुल पूछेगा। ये रिलेटेड है फजान रूल से। एक साइंटिस्ट फजान थे, उनका कहना था कि आयनिक कंपाउंड में पोलैरिटी की वजह से थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, समझे ना। तो अगर कभी आयनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर पूछे तो चकमा मत खाओ, समझ लो ये भी केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, ये फजान रूल से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात बेटा एक करने वाला हूं। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया PCl5 ऐसा, ठीक है। देखो, फास्फोरस क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन, 5 बॉन्ड बने। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो तीनों बॉन्ड हैं और ये जो बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। ये 240 पिकोमीटर होता है, ये 202 पिकोमीटर होता है। मतलब एक ही कंपाउंड बनने वाले सारे बॉन्ड की लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। लीजिए, सारे बॉन्ड की लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। ये बॉन्ड होता है एक्सियल, ये होता है इक्वेटोरियल। एक्सियल रिपल्सन की वजह से ज्यादा लंबा हो जाता है, इक्वेटोरियल छोटा। मतलब जैसे इसको खींचोगे तो वाला नजदीक आ जाएगा, इक्वेटोरियल वाला छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बात और, एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। लोग कहते हैं अगर मैं इसको गर्म कर दूं, अगर मैं इसको हीट कर दूं, अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं, तो जनरली लोग दिमाग में आता है कि यार अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट ऊट होगा, इसके सारे बॉन्ड वॉन्ड क्या होंगे? टूट जाएंगे। सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो याद रखिए, हीट करने पर इसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। ऐसा नहीं कि हीट कर दिए तो Cl अलग उड़ के चला गया, फास्फोरस अलग उड़ के चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब अगले में हम आते हैं, और आप जानते होंगे डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड में अगर मैं देखूं तो ऐसे टेट्राहाइड्रली कार्बन होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर मैं ग्रेफाइट को बोलूं तो 3 सिग्मा होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री होता है, जो इसके ऊपर पार्शियल पाई बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप करना चाहता है। क्या? पार्शियल पाई बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप करना चाहता है। और जो पार्शियल पाई बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होगा तो बॉन्ड की लेंथ छोटी होना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड लंबा होता है और डबल बॉन्ड क्या होता है? छोटा होता है। तो ग्रेफाइट में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा होने लगता है, ठीक है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं। हम जानते हैं ऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन C6H6। एक बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, जिसका फार्मूला होता है NH3 और BH3। मतलब इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन, बोराजोल बेंजीन जैसा दिखता है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है, इसलिए ऑर्गेनिक के अलावा एक इनऑर्गेनिक बेंजीन भी होती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात करूंगा। हम जानते हैं एक बॉन्ड होता है बेटा जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड, ठीक है। ये होता है B2H6 डाइबोरिन। अगर मैं इसका फिगर बनाऊंगा बच्चों, अगर मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो हमको कुछ ऐसा दिखता है। यहां कभी कभी कुछ लोग डॉट्स बनाते हैं, हमको इसके चारों ओर 4 सिग्मा दिखता है, और 4 सिग्मा की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन sp3 होता नहीं है, sp2 होता है। तीसरे बॉन्ड की काउंटिंग नहीं करते क्योंकि वो पूरी तरीके से बनता नहीं है। याद रहे, बनाना बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना होकर sp2 टाइप का क्या होता है? बोलो, हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, अगर मैं आपको दे दूं F2 Cl2 Br2 और I2, और मैं कहूं कि बोलो किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, कौन बॉन्ड सबसे देर में टूटेगा? तो जनरली लोग इसकी बात करते हैं। क्यों? इसकी साइज छोटी है, इनके ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज्यादा हुई होगी, जिसके कारण ये मजबूत होगा। लेकिन बच्चा ये कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फ्लोरीन जब अगल बगल होते हैं तो
तो जो इसका लोन पेयर होता है और इसका लोन पेयर होता है, ये इनको धक्का देगा, इनका लोन पेयर इनको धक्का देगा। इस धक्का मुक्की में बॉन्ड कमजोर हो जाता है, और जब बॉन्ड कमजोर हो जाता है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, जबकि सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर जब मैं HF, HCl, HBr, HI में पूछता हूं तो अब लोग फिर यहीं वही कंसेप्ट लगाने लगते हैं कि फ्लोरीन की साइज छोटी है, लोन पेयर में रिपल्सन होगा। अरे पागल, क्या हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है ना? अब ये सबसे ज्यादा है। अब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे क्या है, बोलो, ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं बेटा, तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH2NH2 और सिंगल बॉन्ड CH2NH2, ये है एथिलीन डायामीन और ये है बाइडेंटेड लिगेंड। एक बार में 2 लोन पेयर झोंक सकता है, दे सकता है। और अगर मैं वाटर को दे दूं तो वाटर के पास भी 2 लोन पेयर होता है, लेकिन बेटा वाटर मोनोडेंटेड होता है, ये बाइडेंटेड होता है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अरे सर इसमें भी तो 2 लोन पेयर है। याद रहे, एक एटम पर 1000 लोन पेयर हों, वो दे केवल एक ही सकता है। एक एटम पर 1000 लोन पेयर हों, वो केवल एक ही दे सकता है। ठीक है, अगर अलग अलग एटम पर हों तो दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, आपको लगता हो कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए टिप्स हमारे दिमाग में आए हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसका पार्ट 2 लेके आने वाला हूं, जिसमें और कुछ छुपी हुई जानकारियां आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।